ससुराल की छत पर बहुओं की हरी भरी रसोई। हे भगवान, चूहे के सामने तो बैठा भी नहीं जा रहा है। आज तो बड़ी गर्मी हो रही है। सोनी, जब तक मैं सब्जी बना रही हूँ तुम आटा गूंथ कर तैयार कर लो। ठीक है दीदी, मैं आटा बना लेती हूँ, लेकिन आज तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है और हमारी रसोई भी इतनी अंदर है कि खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। पसीने से पूरा शरीर भीग जाता है। अब कर भी क्या सकते हैं भाई, हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है बाहर आंगन में कि वहीं खुले में चूल्हा रखकर खाना बना ले। चूल्हे की वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है और तुम्हें तो पता ही है पिताजी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब रहने लगी है। टीबी की बीमारी और ऊपर से हमारी रसोई में चूल्हा जलता है जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं फैल जाता है। तभी वहाँ आरती आती है। दोनों बहुत तपते चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। सोनी पसीना पोंछते हुए कहती है, आज तो गर्मी ने बुरी हालत कर दी है। भाभी, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। माँ कह रही थी कि पिताजी को दवाई देनी है। जरा देख कर आती हूँ खाना बना कि नहीं। आरती दीदी, आप एक बात बताइए, हम इंसान ही हैं, मशीन थोड़ी ना। जरा चूल्हे के सामने बैठकर देखिए, पूरा शरीर तप जाता है। आप लोग तो बस एकदम से हुक्म चलाने के लिए आ जाते हो। सोनी भाभी, आप तो बड़ा चिड़चिड़ा कर मुझसे बात कर रही हो। मैं तो सिर्फ खाने के बारे में पूछने आई थी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अरे तुम दोनों आपस में ऐसे बातें करती रहोगी। चलो, खाना बन ही चुका है। आरती, तुम जरा सब लोगों के लिए पानी लेकर जाओ, मैं और सोनी सबके लिए खाना लेकर आते हैं। आरती रसोई से पानी लेकर चली जाती है और पायल वो सोनी खाना लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे ना जाने भगवान, ये टीबी की बीमारी कब तक मेरा पीछा पकड़े रहेगी। एक तो गर्मी, ऊपर से घर में चूल्हा जलता है जिसकी वजह से अरे मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तभी रेणुका बोलती है, अरे आप शुभ शुभ बोलिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए, आपको थोड़ा राहत महसूस होगा। हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है कि कहीं बाहर चूल्हा रख लें। ऊपर से छत भी बहुत तपने लगी है, पूरे घर में गर्मी महसूस होती है। ऐसे ही सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बहुएं चुपचाप वापस रसोई में जाती हैं और थकी हुई हालत में रसोई की साफ सफाई करने लगती हैं। अगली सुबह शिवम, सोनी मेरे लिए थोड़ा गोंद कतीरा बना देना, और हाँ सोनू भैया के लिए भी बना देना। खेत में बड़ी गर्मी लगती है काम करते वक्त, ऐसा लगता है जैसे सूर्य देव सीधे हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है। आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आपके सिर पर जगह थोड़ी ना है जो सूर्य देव वहाँ आकर बैठ जाएंगे। अरे तुम तो आजकल मेरी ज्यादा ही बात पकड़ने लगी हो। चलो, मेरा खेत में जाने का समय हो गया है, मैं खेत में जा रहा हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय होता है और दोनों भाई खेत से थके हारे घर लौटते हैं। अरे तुम दोनों ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों अंदर आ रहे हो? सब कुछ खैरियत तो है? बस कुछ नहीं पिताजी, इस बार जो जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पिताजी, इस बार तो गर्मी की वजह से सारी सब्जियां और पानी की कमी के कारण खराब होने लगी हैं। किसी ने सही कहा है कि गरीब की मुश्किलें कभी कम नहीं होती। तुम दोनों चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। तभी आरती सब लोगों के लिए पानी लेकर आती है। भाभी ने कहा है कि खाना तैयार हो गया है। आप सब लोग खाना खा लीजिए, भाभी ने खाना बना दिया है। सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सोनी अचानक आंखें मलते हुए कहती है, अरे दीदी, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। दीदी देखिए ना, मेरी आंख आज बिल्कुल लाल हो गई है। हाँ, तुम्हारी आंखें तो सच में बहुत लाल हो रही हैं। लगता है धुएं की वजह से ऐसा हो रहा है। तुम अपनी आंखों में दवाई डाल लेना, थोड़ा आराम मिलेगा। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी पायल, अरे सोनू जी, आपको क्या हुआ? आप तो आज बिल्कुल गुमसुम बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि घर का खर्च, बाबूजी की दवाई का खर्च, और इस बार तो खेत में भी कोई बरकत नजर नहीं आ रही है। न जाने सब कैसे होगा। तभी पायल, आप चिंता मत करो, आराम से खाना खा लो। खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कमरे में पायल और सोनू आपस में बात कर रहे होते हैं। आज पूरे दिन से आपका चेहरा लटका हुआ है। अब तो रात हो गई है, सारी परेशानियां थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आइए। पायल, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने सोचा था कि इस बार कुछ पैसे होंगे तो पिताजी का किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। आप बेफिक्र रहें, मुझे पूरा यकीन है कि परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अब आप आराम से सो जाइए। अगली सुबह आरती जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आती है और मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी थोड़ा खाना जल्दी बना दीजिए ना, आज मेरा बहुत जरूरी असाइनमेंट है, मुझे कॉलेज जाना है। तभी वहाँ पड़ोसन कमला आती है। ओहो, आरती बड़ी बन के कॉलेज जा रही हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं आंटी, बस आज मेरा कॉलेज में जरूरी असाइनमेंट है, मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। अच्छा, और तुम्हारी माँ रेणुका कहाँ है? आजकल तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है। तभी रेणुका वहाँ आती है।
अरे कमला, तू यहाँ? सब ठीक तो है बहन? आज कैसे आना हो गया तेरा? होना तो इसलिए हो गया कि तू भूल गई। 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। मैंने तुझे पूरे 5,000 दिए थे, तेरी लड़की के एडमिशन के लिए दिए थे, और अब मुझे मेरे पैसे समय से वापस करो। बहन जी ऐसे मत कीजिए, मैं आपके पैसे लेकर भाग नहीं रही हूँ। इस बार मेरे बच्चों का खेत में काम सही नहीं चला है, और आपको तो पता है कि राजेश जी की तबीयत कितनी खराब रहती है। जब आप मेरे सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करके मुझसे पैसे लेकर गई थी तब तो सब ठीक था। अब पैसे लौटाने की बारी आई तो आप लोगों पर जोर पड़ रहा है। तभी पायल वहाँ आती है। आंटी जी, अभी हमारे पास आपके पूरे 5,000 तो नहीं है, लेकिन हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अभी आप ब्याज के 300 रख लीजिए। ओहो, तुम बड़ी ब्याज देने वाली बन रही हो, और ब्याज में सिर्फ 300 रुपए लूंगी? ये तो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात हो गई। मुझे तो मेरे सारे पैसे चाहिए। इन 300 रुपए का मैं क्या करूँगी? ऐसा बोलकर कमला अपने घर चली जाती है। तभी आरती उदास होकर, माँ, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे एडमिशन के लिए उधार पैसे लिए हैं। घर में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है कॉलेज जाने का। काश मुझे ये सच पहले पता होता। तभी सोनी आरती को समझाते हुए, आरती तुम परेशान मत हो, अभी फिलहाल तुम कॉलेज चली जाओ। तुम्हारे दोनों भैया है ना, सब संभाल लेंगे। ऐसे ही सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। अरे दीदी, हमने खाना तो बना ही लिया है, चलिए हम खेतों में उनके लिए खाना लेकर चलते हैं। इसी बहाने हम भी थोड़ा बाहर घूम फिर आएंगे और खेतों को भी देख आएंगे। बस घर के कामों में ही जैसे हमारी जिंदगी रह गई हो। दोनों ऐसी बातें करते हुए खेत की तरफ जा रही होती हैं। दीदी, इन्होंने तो कितने अच्छे से अपने घर में सब्जियां उगा रखी हैं, और ठंड भी बहुत रहती होगी इनके यहाँ। हाँ भाई, ये चीज तो हम भी घर पर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह होनी चाहिए। बातें करते हुए दोनों खेत के पास पहुंच जाती हैं। वहां आम का पेड़ देखकर सोनी खुश हो जाती है। दीदी, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है आम तोड़कर खाने का। अरे भाई खा लो ना, यहाँ तो कोई है भी नहीं, और क्या हो जाएगा अगर तोड़कर खा लोगी? बोल देना कि बड़ा मन कर रहा था। दोनों हंसते हुए आम तोड़कर खाती हैं। दीदी, मेरा तो मन कर रहा है कि बचपन की तरह इसे मिट्टी में लगा दूं, कैसे इससे पूरा पेड़ बन जाया करता था। हाँ भाई, मुझे भी याद आ गया। थोड़ी देर बाद सब लोग बैठकर खेत में ही खाना खाते हैं। अरे वाह, तुम लोगों ने बड़ा अच्छा सोचा कि खाना लेकर आ गई। खेतों में बड़ी जोर से भूख लग गई थी। ऐसे ही सब लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर दोनों वापस घर आ जाती हैं। शाम का वक्त होता है। तभी चंदा रेणुका से मिलने आती है। रेणुका, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? भूल गई क्या? संडे की बाजार लगी हुई है। मैं तो सब्जी लेने जा रही थी, अगर ये भी चलती मेरे साथ चल लेती। अरे तूने तो बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। तभी दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं। नमस्ते आंटी जी। अरे भाई, मैं तो तुम्हें बुलाने ही आई थी कि संडे बाजार में मेरे साथ चलोगी क्या? हाँ आंटी जी, हम चलेंगे। जरा रुकिए, मैं अंदर से थैला लेकर आती हूँ। सोनी अंदर से थैला लेकर आती है और तीनों बाजार चली जाती हैं। बाजार में जगह जगह दुकानें लगी होती हैं। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो। लगता है ये सब्जी वाला कुछ सस्ती सब्जी दे रहा है, चलिए इसके पास चलते हैं। भैया, आलू का क्या रेट है? बहन जी, आलू पूरे 80 रुपए किलो है। हाय भगवान, भैया कैसी बात कर रहे हो? 80 रुपए किलो? क्या सोने के भाव बेच रहे हो क्या? सब्जियों के रेट तो सरकार बढ़ाती है, हमें जिस भाव मिलती है उसमें थोड़ी बचत तो हमें भी चाहिए। हाय भगवान, मैं तो पूरे हफ्ते भर की सब्जी लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब तो बस 2 दिन की सब्जी लेकर ही जाऊंगी। हम भी बड़े अरमान से इतना बजट लेकर आए थे कि हफ्ते भर की सब्जियां ले आएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मुझे लगता है हमें बस 2 से 3 दिन की ही सब्जी लेनी चाहिए। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। जो कुछ पैसे बचेंगे उससे बाबूजी के लिए मौसमी का जूस लेकर जाएंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। दोनों मौसमी का जूस लेकर घर आ जाती हैं। तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। दीदी, मैं ऊपर छत से कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ, आप सारी सब्जियों को अच्छे से साफ करके रख लेना। सोनी ऊपर छत पर कपड़े उतारने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पड़ोसन कमला भी छत पर कपड़े उतार रही होती है। बारिश की वजह से तो पूरा लेंटर और भी तपन हो गया है। क्या देख रही सोनी बहू, जल्दी से अपने कपड़े उतार ले। तभी सोनी कुछ नहीं, आंटी जी बस में देख रही थी कि हमारी छत कितनी बड़ी है और कितनी खुली है। छत तो सबकी बड़ी ही होती है। कमला नीचे चली जाती है। वहीं सोनी सारे कपड़े उतार कर छत पर बने कमरे के अंदर टांग देती है और नीचे जाकर पायल से बात करती है। पायल दीदी, जरा आप मेरे साथ ऊपर तो चलिए। हमारी छत कितनी बड़ी है और हमें खाना बनाने में नीचे कितनी दिक्कत होती है। मेरे मन में आ रहा था कि क्यों ना हम इस खुली छत पर ही अपनी हरी भरी ठंडी रसोई बना लेते। भाई, बात तो तुमने लाख रुपए की कही है। कई बार मेरे मन में भी ये बात आई, इतनी खुली जगह है कि वहाँ पर तो अच्छे से अपनी रसोई बना सकते हैं और सब्जी भी उगा सकते हैं। तो ठीक है दीदी, हम जल्द से जल्द हमारी ठंडी खुली रसोई वहीं पर ही बनाने की कोशिश करेंगे। हम सब आज बाजी से बात करेंगे।
शाम का वक्त होता है, दोनों भाई खेत से आ जाते हैं। दोनों बहुएं चूल्हे पर पसीने से तरबतर होकर खाना बना रही होती हैं। वहीं राजेश जोर जोर से खांस रहा होता है। हाय भगवान, आज फिर आपको इतनी जोर से खांसी उठ गई। ना जाने ये धुआं कब हमारे घर से बाहर होगा। माँ जी, ये धुआं जल्दी हमारे घर से बाहर होगा। मैंने और सोनी ने तो सोच लिया है कि हमारी ससुराल की छत पर हरी भरी और ठंडी रसोई बनाएंगे, जिससे नीचे धुआं भी नहीं होगा और ना ही पूरा घर तपेगा। बाबूजी को भी सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बहू, तुम पागल हो चुकी हो क्या? ससुराल की छत पर कौन खाना बनाता है? माँ जी, बस आप हमारी बात को सुनिए तो सही कि हम सब कुछ कैसे सही कर लेंगे। माँ, करने दीजिए ना, इनको जो करना चाहती हैं। अपनी तो चाहत है, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तभी जोर जोर से बारिश आने लगती है। भाभी, ये तो फिर से बारिश आने लगी। पर आपको तो पता है अपना ऊपर वाला कमरा बारिश में कैसे टप टप करता है। हमें सबसे पहले उसकी छत को भी तो ठीक करना होगा फिर तो। आरती, तुमने सही कहा। मैं और सोनी कल ही खेत से मिट्टी और घास लेकर आएंगे और तुम देखना हमारी छत को कितने अच्छे से पक्की छत बना लेंगे और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। सब लोग बातें करते हैं और खाना खाते हैं, फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं जल्दी से खाना बनाकर ऊपर छत पर जाकर छत को देख रही होती हैं। सोनी, अगर हमें इस छत को साफ, सही और खुली रसोई यहाँ पर बनानी है ना, तो हमें अपनी कमर कसनी होगी। अरे दीदी, आप बेफिक्र रहिए। हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस पूरी छत को इतनी अच्छी ठंडी और हरी भरी रसोई में बदल देंगे ना कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमें सबसे पहले हमारे ऊपर वाले कमरे की छत को सही करना होगा। जहाँ रसोई बनाएंगे वहाँ लेंटर पर अच्छे से काफी ऊंची ऊंची मिट्टी डालनी होगी और मिट्टी का चूल्हा तैयार करना होगा। ठीक है दीदी, तो हम सबसे पहले जंगल से घास फूस लकड़ी लेकर ही आते हैं और साथ ही साथ मिट्टी भी। ऐसी दोनों बहुएं खेत में जाती हैं। वहीं उनके पति खेत में काम कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुम दोनों खेत में क्या करने के लिए आई हो? हम तो आपसे मिलने आए हैं, देखने आए थे कि हमारे पतिदेव किस तरह काम कर रहे हैं। अरे, तुम हर वक्त मजाक में ही रहती हो क्या? बताओ, किस काम से आई थी? अरे, आपको हमारी मदद करनी होगी। चलिए अब हमारे साथ खेत से बांस लकड़ी लेकर आइए। हमें सबसे पहले हमारे घर की छत को अच्छा करना होगा ताकि उसमें पानी आर पार ना हो, और मिट्टी भी लेकर जानी होगी। ऐसी दोनों भाई दोनों की मदद करते हैं और जंगल जाकर बड़ी बड़ी लकड़ियां, बांस वगैरह और ढेर सारी मिट्टी लेकर घर आते हैं और अपनी छत को तैयार करने लगते हैं। तभी वहाँ विमला आती है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? और कमला बता रही थी कि तुमने अब तक उसके 5,000 नहीं दिए हैं, और अब क्या ये नए बखेड़े में लग चुकी हो? कुछ नहीं मौसी जी, बस हम तो ससुराल की खुली छत पर अपनी हरी भरी रसोई बनाने की सोच रहे थे। अरे वाह, तुम तो पागल हो चुकी हो। आसान बात थोड़ी है ऐसे। तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। क्यों खामखा परेशान हो रही हो? मौसी जी, आप हमें हिम्मत देने आई हो या हमारी हिम्मत तोड़ने को? और बस आप देखते जाना कि हम कैसे हमारी ससुराल की खुली छत पर 4 चांद लगा देंगे। ठीक है बाबू, देखते हैं तुम आखिरकार ये सब कर पाओगे या नहीं। ऐसे बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। क्या दोनों बहुएं ससुराल की छत पर अपनी हरी भरी रसोई बना पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं और दोनों जल्दी से घर का काम करके अपनी छत पर अच्छे से मिट्टी लीप कर तैयार कर लेती है। साथ ही साथ पायल बहू अपने हाथों से चूल्हा बना लेती है। वाह दीदी, मुझे तो मिट्टी के बर्तन बनाने भी आते हैं। मैं तो मिट्टी का तवा जरूर बनाऊंगी और आप देखना, मिट्टी के घड़े भी तैयार कर सकती हूँ मैं तो। अरे, तुम तो छुपी रुस्तम निकली भाई। मुझे लगा था कि तुम्हें तो ये सारे काम आते ही नहीं है। ऐसी दोनों बातें करते हुए मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के सारे बर्तन और मिट्टी के घड़े बना लेती है। तभी वहाँ आरती आती है। अच्छा भाभी, बताइए, मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या? आप लोगों की तो गर्मी से बुरी हालत हो चुकी है। मैं अभी आप लोगों के लिए फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें नहीं पता, आज सुबह से लाइट नहीं आई है और अपना तो गर्मी मीटर तक भी नहीं है। अब तो भूल जाओ फ्रिज वगैरह का जमाना। अब हम हमारी ठंडी खुली रसोई में ही घड़े के अंदर ठंडा ठंडा पानी पिया करेंगे। तभी रेणुका वहाँ आती है। बहू, बस अब क्या पूरा दिन ससुराल की छत पर हरी भरी रसोई बनाने में ही लगी रहोगी? नीचे जाकर खाना नहीं बनाना है क्या तुम दोनों को? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, क्यों इन बातों में पड़ रही हो? मौसम भी देखो खराब होने को है, कभी भी बारिश आ सकती है। माँ जी, शुभ शुभ बोलिए, बारिश आ गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी पायल कहती है, चलिए माँ जी, अब हम सब लोग नीचे चलते हैं और खाना बना लेते हैं। दोनों नीचे जाकर खाना बना लेती हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हमें तो खेती की वजह से बड़ी टेंशन हो रही है। पता नहीं इस बार घर का गुजारा कैसे होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, हम हमारी खुली रसोई वाली छत पर ही साग सब्जी उगाएंगे। हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास, और तुम तो हमेशा से ही पूरे घर को एक साथ संजो कर चलती आई हो।
अरे इस बात पे तो मेरी दोनों बहुएं नंबर 1 है कि मेरी बहुएं सब कुछ कर सकती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी जोर जोर से बारिश आने लगती है। सोनी और पायल भागकर छत पर जा देखती है कि उनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन पानी में भीग रहे होते हैं। दीदी, अगर हमने इन बर्तनों को नहीं ढका तो ये सारे मिट्टी के बर्तन पानी में ही गल जाएंगे और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। पायल अंदर से तिरपाल लेकर आती है और सारे बर्तनों और चूल्हे को ढक देती है। अगली सुबह दोनों बहुएं छत पर जाकर देखती हैं। थैंक गॉड हमारी मेहनत पर पानी नहीं फिरा। मुझे तो रात भर इसी चक्कर में नींद भी नहीं आई। हाँ दीदी, मेरी भी रातों की नींद उड़ गई थी। हमने इतनी मेहनत से ससुराल वाली छत पर खुली रसोई बनाने का विचार सोचा और अब तो मौसी जी भी हमें खुला चैलेंज करके गई हैं। अब तो हर हालत में रसोई बनाकर ही दिखानी है। तभी पायल, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें हरी भरी सब्जियां उगाने के लिए प्लास्टिक की बोतलें, टायर, प्लास्टिक की बाल्टियां और प्लास्टिक के छोटे मोटे पुराने टूटे फूटे टब चाहिए होंगे। इन्हीं की वजह से हम अच्छे से खेती बाड़ी कर पाएंगे। अरे दीदी, वो जो टायर पंक्चर वाले की दुकान है ना, मैं उनके यहाँ से सस्ते दामों पर पुराने टायर लेकर आती हूँ। और तुम्हें पता है, जो प्लास्टिक के कबाड़ वाले की दुकान है, उसके यहाँ से हम छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतलें, छोटी छोटी बाल्टियां और टब खरीद सकते हैं। पुराने होंगे तो सस्ते भी मिल जाएंगे और घर पर आकर उन्हें रंग देंगे, जिससे देखने में अच्छे लगेंगे। दोनों बहुएं रेणुका के पास जाती हैं। माँ जी, हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। हमें हमारी रसोई को ठंडी करने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। लो बहू, पैसे तुम्हें जो करना है कर लो। जब तुम इतनी मेहनत कर ही रही हो रसोई के लिए, तो मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। दोनों पैसे लेकर टायर पंक्चर वाले की दुकान और प्लास्टिक वाले की दुकान पर पहुंचती हैं और सारा सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। भाभी, ये सब क्या ले आई? अब इनका क्या करोगी? ननद जी, अब आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। इनमें हमारी हरी भरी सब्जियां बोएंगे और अपनी रसोई को ठंडा करेंगे। ऐसा करने से हमारे नीचे वाले मकान में भी ठंडक बनी रहेगी। ये तो आपने बड़ा ही अच्छा सोचा है। आपको पता है, मेरी फ्रेंड काजल है ना, मैं उसको बोल दूंगी कि वो अपनी नर्सरी से थोड़े पेड़ पौधे और थोड़े बीज हमें दे दे, जिससे हमारी मदद हो जाए। ये तो और भी सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। अगर काजल तुम्हारी मदद कर देगी तो बड़ा ही अच्छा होगा। आरती काजल को फोन लगाती है। काजल फोन उठाती है। उधर से आरती की आवाज आती है और वो उससे बात करते हुए कहती है, देख भाई, तो मेरी फ्रेंड है। मेरी दोनों भाभियां ससुराल की खुली छत पर हरी भरी रसोई बनाना चाहती हैं। तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी नर्सरी में कई सारे पेड़ पौधे अलग निकाल दिए जाते हैं। वही पेड़ पौधे बस हमें चाहिए। बस यार, इतनी सी बात। तेरा जब मन करे तब आकर ले जाना। ठीक है, तो मैं कल ही अपनी भाभियों के साथ नर्सरी से छोटे मोटे पेड़ पौधे ले जाऊंगी। अगले दिन आरती अपनी दोनों भाभियों के साथ जाती है और काजल की माँ की नर्सरी से छोटे मोटे पेड़ पौधे लेकर आती है। साथ ही साथ बहुत सारे बीज जैसे टमाटर के बीज, लौकी के बीज, कद्दू की बेल और तोरई की बेल भी लेकर आती है। अरे सब तो बहुत अच्छा है, और क्यों ना हम यहाँ से मूली, गाजर और टमाटर के बीज भी लेकर जाएं। अरे हाँ दीदी, ये तो आपने सही कहा। और हाँ, हम तो अपने यहाँ पुदीना और नींबू भी जरूर उगाएंगे। ऐसे ही सोनी, पायल और आरती सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे और सब्जियों के बीज लेकर घर आती है और शाम का वक्त हो जाता है। अरे भाई, हमें लगता है बहुत समय हो गया है और पिताजी की दवाई का भी समय हो चुका है। बस दीदी, आज की रात और हमें उस तपती भट्टी जैसी रसोई में खाना बनाना होगा। कल से तो हम अपनी हरी भरी रसोई में ही खाना बनाएंगे। आप नीचे जाकर खाने बनाने की तैयारी कर लीजिए। मैं गमलों में मिट्टी डाल देती हूँ और उनके ऊपर रंग कर देती हूँ। हाँ भाभी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। आपको इतनी मेहनत करते देख मुझे भी हिम्मत मिल गई है। अब मैं भी दिल से काम करना चाहती हूँ। ऐसे ही पायल नीचे जाकर खाना बनाने लगती है। सोनी और आरती मिलकर प्लास्टिक की बोतलें और टायर टांग देती हैं, उनके ऊपर बेल चढ़ा देती हैं। प्लास्टिक के टब में काफी सारी मिट्टी डालकर उसमें गाजर के बीज, आलू के बीज और मूली के बीज डाल देती हैं। चलो आरती, ये सारा काम तो हो गया। अब तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। पायल दीदी ने खाना बना लिया होगा। ऐसे ही दोनों नीचे आ जाती हैं और सब लोग मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। रात का समय होता है, तभी जोरों की बारिश आने लगती है। दीदी उठिए ना, देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हमारे सारे बीज खराब हो जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद अगर सब बेकार हो गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। पायल, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बहुएं ऊपर छत पर जाकर सारे प्लास्टिक के टब, प्लास्टिक की बोतलें और जितने भी बीज वाले बर्तन होते हैं उन्हें अंदर के कमरे में रख देती हैं और फिर नीचे जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं फिर से ऊपर छत पर आती हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधों, बाल्टियों, टब और प्लास्टिक की बोतलों में लगे बीजों को बाहर खुली जगह में रख देती हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। दोनों रोजाना उन्हें पानी देती हैं और अब खुली छत पर ही बैठकर खाना बना रही होती हैं। तभी आरती अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ वहां आती है। वाह भाभी, आपने तो सच में ससुराल की खुली छत पर अपनी रसोई बना ली। चलिए हम सब इसकी फोटो लेते हैं, मैं पोस्ट करूंगी। क्या काजल, तुम भी हर वक्त पोस्ट के पीछे पड़ी रहती हो इंस्टाग्राम पर। सोशल मीडिया का असली मजा है। आप देखना मेरी इस पोस्ट को लोग कितना ज्यादा पसंद करेंगे और आपकी ये ठंडी रसोई भी बहुत मशहूर हो जाएगी। सब फोटो लेते हैं। कुछ देर बैठने के बाद काजल अपने घर चली जाती है।
ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं और अब धीरे धीरे पेड़ पौधे बनने शुरू हो जाते हैं और उन पर फल लगना शुरू हो जाते हैं। वहीं बेल भी बड़ी हो जाती हैं। सोनी, हमारी बेल तो बड़ी हो चुकी है, मुझे लगता है इन्हें तार पर चढ़ा देना चाहिए और इनकी ज्यादा देखभाल करनी होगी अब से। हाँ दीदी, मैंने तो पहले ही 3 से 4 तार लगा रखे हैं ऊपर कपड़े सुखाने, और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रसोई वाली जगह के ऊपर भी बेल चढ़ा दे। हमने कितना अच्छा सा 70 तैयार कर लिया है। हम छत के ऊपर बेल चढ़ा देंगे जिससे हमारी रसोई और भी ठंडी हो जाएगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। तभी आरती वहीं बैठी होती है। भाभी, हम छत पर बेल चढ़ा दें तो धूप भी कम लगेगी, रसोई ठंडी रहेगी। फिर आरती बोलती है, हाँ भाभी, ये तो आप दोनों बहुत अच्छी बात कह रही हो और इससे हमारी रसोई और भी ठंडी रहेगी। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। दोनों बहुएं अपनी खुली रसोई में आराम से खाना बना रही होती हैं। तभी पड़ोसन चंदा आती है। हमारी छत पर तो इतनी आगन हो रही है कि हमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, और इन सब लोगों को देखो कितने मजे से अपनी छत पर बैठे और बहुएं आराम से खाना बना पा रही हैं। मेरी बहुओं ने कमाल कर दिखाया। और चंदा, तू तो बड़ा कहती थी ना कि तेरी बहुएं ससुराल की छत को पूरी सब्जी मंडी बनाकर रखेंगी। मेरी बहुओं ने सच में सब्जी मंडी बना दिया है। अब तो फल भी आने लगे हैं, लौकी, कद्दू, टमाटर, हरी मिर्च, मटर सब आने लगे हैं। बस तो फिर तेरी बहुओं को बोल एक ठेला और लगा ले, ताजी सब्जी बेचने से घर में 2 पैसे तो जरूर आएंगे। हाँ आंटी जी, हमने तो बिल्कुल यही सोच रखा है, और देखो ना आपकी और हमारी सोच कितनी मिलती है। चंदा मुंह बनाकर नीचे चली जाती है। सभी लोग खाना खाकर नीचे चले जाते हैं। तभी वहाँ हरी भरी बेल और छोटे छोटे पेड़ पौधे होने की वजह से चिड़िया और कबूतर आकर बैठने लगते हैं और टमाटर, हरी मिर्च और दूसरी सब्जियों को खराब करने लगते हैं। तभी वहाँ पायल आती है और ये सब देखकर परेशान हो जाती है। हाय भगवान, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि इन्हें यहाँ से कैसे भगाया जाए। अभी पायल दीदी को बुला के लेकर आती हूँ। पायल नीचे जाती है और सोनी से बात करती है। तभी पायल सोनी की बात सुनने के बाद, सोनी, हमने हमारी रसोई को तो ठंडी कर लिया, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं था कि वहाँ कितनी मुश्किलों का सामना करना। अब देखो वहाँ चिड़िया कैसे हमारी सारी सब्जियाँ खा रही हैं। दीदी आप बेफिक्र रहिए, मेरे पास इसका भी इलाज है। हम हमारी हर बेल के ऊपर कपड़ा लपेट देंगे और एक बड़े से बांस के ऊपर काली हांडी टांग देंगे, जिससे चिड़िया तो दूर, लोगों की नजर तक नहीं लगेगी। भाई तुम्हारा दिमाग तो आजकल 5G से भी आगे चलने लगा है। अरे वाह, लगता है देवर जी तुम्हें खास ट्रेनिंग दे रहे, तभी तो हर रोज हर चीज में सबसे आगे रहने लगी हो। ऐसे ही दोनों ऊपर जाते हैं और सारी सब्जियों पर कपड़ा लपेट देती हैं और बड़े बांस पर काली हांडी टांग देती हैं। तभी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। ओहो, ये नया भूत प्रेत भगाने का ड्रामा खड़ा कर दिया है। क्या करना चाहती हो आखिर तुम दोनों बहू? आंटी जी, कुछ बुरे लोगों की नजर जो लग गई है ना, उनको भी तो दूर रखना होगा। कमला कुछ देर उनसे बातें करके चली जाती है। तभी सोनी, पायल दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हमारे झुरमुट से निकली राख और नीम के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा गोबर मिलाकर उन सारे टायर, प्लास्टिक की बोतलों और टबों में डाल दे जिनमें हमने पौधे लगाए हैं। ये तो तुमने सही कहा। हम कल सुबह ही अच्छे से खाद बनाएंगे और अपनी देसी स्टाइल से और अपनी सारी हरी भरी सब्जियों में डालेंगे। अगली सुबह दोनों बहुएं घर का काम करने के बाद अपने हाथों से नीम की पत्तियां पीसती हैं और उनमें राख और गोबर मिलाकर सारी सब्जियों पर छिड़क देती है। ऐसे देखते देखते उन दोनों की मेहनत रंग लाने लगती है। तभी वहाँ राजेश आता है और दोनों बहुएं अपनी साग सब्जियां तोड़ रही होती हैं। अरे बहू, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तुम्हारी इस ठंडी खुली रसोई की वजह से अब तो नीचे के मकानों में भी इतनी गर्मी महसूस नहीं होती और अब तो मुझे सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पिताजी आप यहीं पर बैठ जाइए आराम से। ये हरी भरी हरियाली आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी कितनी लाभदायक है। सोनी, आज वक्त आ गया है कि हमें विमला मौसी को फोन करके घर बुलाना चाहिए। हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी मौसी को फोन लगाती हूँ, आखिरकार उन्हें भी तो पता चलेगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। कुछ देर बाद विमला आती है और ससुराल की छत पर बनी हरी भरी रसोई को देखकर हैरान रह जाती है। देखा मौसी जी, हमने कहा था ना कि हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। मान गए, तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। तुम्हारी रसोई तो वास्तव में बहुत ठंडी है और चारों तरफ हरी भरी हरियाली देखकर मेरा तो मन ही खुश हो गया है। मौसी जी, ये लीजिए हमारे घर पर उगाई हुई हरी भरी सब्जियाँ। पायल विमला को सब्जियां देती है और विमला खुश होकर वहां से चली जाती है। देखते देखते बहुओं की हरी भरी सब्जियां पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती हैं। शाम के वक्त सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि अब हमारी इतनी सारी सब्जियां हो गई हैं, अगर हम कम दाम पर हरी भरी सब्जियां बेचेंगे तो सब लोग हमारी सब्जियां जरूर खरीदेंगे। हाँ हाँ भाभी, मुझे भी पूरा यकीन है। और हमारी सब्जियां तो पूरी तरह देसी खाद से बनी हुई हैं। हाँ भाई, हमारी खुद की मेहनत है, रंग तो लेकर आएगी। और हमें अब जल्द से जल्द कमला के पूरे 5,000 रुपए भी वापस करने हैं और बाबूजी का टीबी का इलाज भी तो किसी अच्छी जगह से कराना है। ऐसे ही सब लोग बैठकर बातें करते हैं। अगली सुबह पायल और सोनी दोनों भाइयों को सारी सब्जियां तोड़ कर दे देती है और सब्जियां बड़े ही अच्छे दामों में बिक जाती हैं। दोनों भाई खुश होकर शाम के वक्त घर लौटते हैं।
तुम्हारी मेहनत तो रंग ले आई, सारी सब्जियां खत्म हो गई। सब लोग सब्जियों की तारीफ कर रहे थे। आप तो पूरा का पूरा ठेला ही खाली कराए। अच्छा बताइए, मैं आज आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाऊं? अब तो हमारे खुद के घर की सब्जियां हो रही हैं, तुम्हारा जो मन पड़े वो बना लेना। ठीक है, तो मैं आज आप सब लोगों के लिए खीरे का रायता, लौकी के पकौड़े, पुदीने की चटनी दही में मिलाकर और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। पायल और सोनी खाना बनाने लगती हैं। सभी लोग ऐसे ही खाना खाकर एक साथ सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते रहते हैं और उनकी सब्जी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। तभी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। अब तो पूरे गांव में तुम्हारी सब्जियों के चर्चे हो रहे हैं। अब तो मेरे पैसे वापस कर दो, तुम्हारी बहुओं ने तो कमाल कर दिखाया। तभी पायल वहाँ आती है। ये लीजिए आंटी, आपके पूरे पैसे और साथ ही साथ हमारी हरी भरी सब्जियां भी लेकर जाइए। अब तो आप खुश हैं ना? कमला मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तुम लोगों की तरक्की दिन पे दिन बढ़ती जाए। मैं अब अपने घर चली जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे होते हैं। दोनों भाई सारी सब्जियां बेच कर आते हैं और साथ ही साथ खेत में भी काम करते हैं। अब तो हमारा काम अच्छा चलने लगा। क्यों ना अब हमें बाबूजी का किसी अच्छे अस्पताल से टीबी का इलाज करा लेना चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम कल ही हॉस्पिटल जाएंगे और पिताजी का अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे। राजेश का एक अच्छे अस्पताल में इलाज चलता है। पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। सभी लोग छत पर बैठे होते हैं। पायल और सोनी खाना बना रही होती है। तभी नीचे से गाय के रंभाने की आवाज आती है। आज तो भाई सबसे पहले गाय माता को ही भोग लगाती हूँ। कहते हैं अगर भोजन का पहला भोग गाय माता को अर्पित कर दिया जाए तो घर के सारे काम शांति और सुख से होने लगते हैं। सोनी रोटी के अंदर चीनी लेकर आती है और गाय माता को खिलाकर उनके चरण स्पर्श करती है। हे गौ माता, हमारे घर में खुशियों की बरकत और खुशहाली देकर जाना। हम सब हमेशा एक साथ रहें और खुश रहें। ऐसे ही पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। बहुएं अपनी ससुराल की छत पर बनी हरी भरी रसोई में आराम से खाना बना पाती हैं। अब दोनों बहुएं ससुराल की इस ठंडी रसोई में आराम से और सुकून से खाना बना पाती हैं। जहाँ सोच बदलती है वहीं घर हरा भरा बनता है। आप बताइए, क्या बहुओं ने ससुराल की छत पर हरी भरी ठंडी रसोई बनाकर सही किया या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।